हास्य समारोह में मैं राष्ट्र का डालमिया साहित्यिक पत्रिका क्षितिज एवं ठहाके के आयोजक की तरफ से यहाँ उपस्थित विद्यार्थियों, आदरणीय कविगण, निदेशक महोदय, USW, डीन डिसिप्लिन, सभी प्राध्यापकों एवं अन्य सभासदों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। 150 वर्ष पूरे कर चुका इतिहास आपके समक्ष भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के नाम से खड़ा है और आपके सामने युवा महोत्सव का सबसे लोकप्रिय मंच हंसाता गुदगुदाता ठहाके। कहते हैं हंसते समय शरीर की सबसे अधिक मांसपेशियों को व्यायाम मिलता है। आप कह सकते हैं कि आपके समक्ष ये दिग्गज डॉक्टर विराजमान है। फर्क सिर्फ इतना है कि डॉक्टर एक बार में एक ही मरीज देखता है, पर ये हास्य कवि एक साथ कईयों को और ना जाने कैसे कैसों को देख लेते हैं। हास्य कवि इलाज के लिए आपकी नब्ज नहीं दबाता, उल्टे सीधे सवाल नहीं पूछता और ना ही खाने पीने का ब्यौरा मांगता है, परंतु वह हर प्रकार के मरीज को ठीक करने का मादा रखता है। वो तो सब कहते हैं जो खुद सहते हैं, जो दूसरों की मन की कहे उसे कवि कहते हैं। और कविता के साथ हास्य जुड़ जाए तो कहना ही क्या। भगवान ने हर प्राणी को गिनकर सांसें दी है। हास्य कवि ये गिनती बढ़ाने का काम करते हैं, या यूं कहूं लोकल भगवान का ही काम करते हैं। दोस्तों, हास्य की कहीं खेती नहीं होती, इसकी फसल तो तेज भागती इस जिंदगी की मरुभूमि में ही पैदा होती है। हास्य कवि इस फसल को चुनकर समय पर काटकर आपके सामने पेश करते हैं। किसी फसल का स्वाद आप तक पहुंचाने का सरल सा साधन है ये मंच। पिछले कई वर्षों से ठहाके का यह मंच जाने माने कवियों के हंसी के गुब्बारे दर्शकों एवं श्रोताओं तक पहुंचाता आया है। यहाँ उपस्थित दिग्गज कवि किसी मंच या परिचय के मोहताज नहीं होते। मैं एक बार पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत करते हुए सम्मानित कवियों के आमंत्रण एवं परिचय के लिए हमारे प्यारे जय भैया को आमंत्रित करता हूं, ताकि वे आए और हमारे कवियों का स्वागत एवं परिचय कराएं। धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने टाइटल स्पॉन्सर रिलायंस को ठहाके की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए ठहाके हर थॉमसों की तरह इस बार भी ठहाके का मंच हिंदी साहित्य के महान कवियों को आपके सामने लेकर आया है। जानना चाहेंगे आपको गुदगुदाने के लिए पधार रहे हैं दिग्गजों के बारे में। ये कवि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी औपचारिकता के लिए इन महान कवियों का परिचय कराते हैं। हमारे बीच सबसे पहले कवि जो आने वाले हैं वो हैं श्री अल्हर बीकानेरी जी। आप कईयों ने इनका नाम सुन रखा होगा। तकरीबन 20 किताबों के रचयिता दिल्ली के श्री अल्हर बीकानेरी जी। बीकानेरी जी देश के वरिष्ठ हास्य व्यंग कवियों में से एक हैं। इन्होंने मस्ती को ही अपनी जिंदगी बना लिया है। मुस्कुराते हुए हर तरह की विसंगतियों पर सुर ताल से व्यंग कस देते हैं। गजल में इनका कोई सानी नहीं है। दिल्ली से हमारे बीच हैं श्री अल्हर बीकानेरी जी। मैं तालियों से इनका सम्मान चाहूंगा। आप सभी श्रोताओं से खड़े होकर इनके लिए तालियों का सम्मान चाहूंगा। हमारे अगले कवि हैं डॉक्टर विष्णु सक्सेना। हृदय में प्रेम का बीज, शब्दों में प्रेम का पुष्प, वाणी में प्रेम की मिठास का नाम है डॉक्टर विष्णु सक्सेना। इनके गीतों की झनकार न सिर्फ हृदय को आंदोलित करती है, बल्कि इनकी कविता सुनने वालों का मन बरबस ही किसी से प्रेम करने को मचल उठता है। अमेरिका, इंग्लैंड, ओमान, दुबई तथा हांगकांग में आप भारत के प्रेम गीतों का मिठास बांट चुके हैं। हमारे बीच सिकंदराबाद से हैं डॉक्टर विष्णु सक्सेना। अगले कवि हैं डॉक्टर सर्वेश अस्थाना। हास्य व्यंग के कवि डॉक्टर सर्वेश अस्थाना देश ही नहीं विदेशों में भी काफी प्रसिद्ध हैं।
अमेरिका, ब्रिटेन, ओमान, श्रीलंका तथा आदि देशों में इनका आना जाना लगा रहता है। कई समाचार पत्रों में इनके नियमित स्तंभ आते हैं। ये IIT रुड़की के भूतपूर्व छात्र के भाई हैं। अस्थाना जी 5000 से ज़्यादा व्यंग गद्य लिख चुके हैं। वजीर, बादशाह, नक्कर खाना, शमशान घाट आदि इनकी सर्वप्रसिद्ध किताबों में से हैं। लखनऊ से हमारे बीच हैं डॉक्टर सर्वेश अस्थाना। अगले कवि हैं श्री महेंद्र अजनबी जी। महेंद्र अजनबी जी देश के उन सहज सरल कवियों में से हैं जो विसंगतियों को देखकर भी मुस्कुराते हैं और फिर उस पर कटाक्ष करते हैं। ब्रिटेन, थाईलैंड सहित अनेक देशों में काव्य पाठ कर चुके हैं। दिल्ली से हमारे बीच हैं श्री महेंद्र अजनबी जी। हमारे अगले कवि हैं डॉक्टर दिनेश रघुवंशी। डॉक्टर दिनेश रघुवंशी देश के अति प्रतिष्ठित संवेदना के गीतकार हैं। संवेदनापूर्ण बातों को सरलता एवं सटीकता के साथ सब तक पहुंचाना इनकी विशेषता है। इनके गीतों की कई किताबें भी निकल चुकी हैं। फरीदाबाद से हमारे बीच हैं डॉक्टर दिनेश रघुवंशी। अगले कवि हैं श्री राजेश चेतन जी। कवि राजेश चेतन जी ओज के सशस्त्र हस्ताक्षर हैं। ये कविता को केवल लिखते नहीं, इसे जीते हैं। कविता ही इनका जीवन है। ये कई बार देश विदेश यात्रा कर चुके हैं और देश विदेश में हिंदी का झंडा ऊंचा कर रहे हैं। दिल्ली से हमारे बीच हैं श्री राजेश चेतन जी। हमारे अंतिम कवि हैं श्री सौरभ सुमन जी। नई पीढ़ी में तेजी से एक नाम हिंदी काव्य के मंच पर उभरा है, जिनकी ओजस्वी कविताओं में ही छिपित तेजस्विता का भाव है। ये नाम है सौरभ सुमन। मेरठ से हमारे बीच हैं कवि श्री सौरभ सुमन जी। मैं देश के प्रसिद्ध कवि तथा संचालक श्री दिनेश रघुवंशी जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आकर संचालन स्वीकार करें। हाल में ही इन्होंने IIT दिल्ली तथा अन्य संस्थानों में संचालन किया है। हेलो, जिस तरह से ये माइक आपने दिया है, ये कम से कम IIT के स्तर का नहीं है। इसको प्लीज जरा बना दीजिए। और एक प्रार्थना और करना चाहता हूँ, ये जो लाइटें हैं ये ऑडियंस की तरफ थोड़ी हो जाए तो अच्छा है यार। ये IIT है, ये हिंदुस्तान का सबसे कीमती ब्रेन सामने बैठा है, हम इनके दर्शन नहीं करें क्या? आपके कहीं जाकर लाखों लोग एग्जाम में बैठते हैं, तब जाकर उनमें से बहुत थोड़े कहीं जाकर चुने जाते हैं। ये तमाम छठे छटाई लोग बैठे हैं, इनको देखने का मन है। एक बार थोड़ा सा ऑडियंस की तरफ लाइट हो जाए, व्यवस्थापकों से मेरा अनुरोध है। और थोड़ा माइक को प्लीज कविता के अनुकूल बनाइए। हाँ, अभी ऐसा ही लग रहा है बिल्कुल जैसे राखी सावंत की परफॉर्मेंस होने जा रही है यहाँ पर। और जैन साहब, मेरा अनुरोध है थोड़ी व्यवस्था ठीक करा दीजिए प्लीज। नहीं, शुरू कर रहे हैं हम, 2 मिनट अपने तरीके से करते हैं। आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं, हमारा भी एक संस्कार है, पूरी दुनिया जाते हैं घूमने के लिए। मैं मंच के कवियों का आपसे तारुफ कराना चाहता हूं। थोड़ा बहुत देरी हो गई उसमें, उसके लिए सबसे पहले माफी चाहते हैं आपसे। और कवियों का परिचय आपसे कराते हुए हमारे संचालक महोदय ने बहुत ही अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए थे, मुझे अच्छा लगा। मैं चाहता हूं एक बार जिस तरह से हम कवियों पर उन्होंने मालाएं, एक तरह से आज हमें मालाएं भेंट दी की मालाएं चढ़ाई हैं, तो मैं उनका सम्मान करना चाहता हूं। एक बार तालियां बजाकर आप सम्मान करें, थोड़ा सा माहौल दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंच के कवियों का परिचय कराना चाहता हूं आपसे, लेकिन साथ में एक प्रार्थना और करना चाहता हूं शुरू में कि कश्ती का जिम्मेदार सिर्फ नाखुदा नहीं, कश्ती में बैठने का सलीका भी चाहिए। और एक अनुरोध करना चाहता हूं, ये भगवान का मंच है, मां सरस्वती का मंच है, मां के भरत पुत्र यहां पर विराजित हैं। सिर्फ 4 पंक्ति कहना चाहता हूं कि अंधेरों में जरा सी रोशनी रह जाए तो अच्छा, अगर बातों में कुछ संजीदगी रह जाए तो अच्छा, तुम्हें लगता है ये संबंध अपने दूर तक जाए तो इन रिश्तों में कुछ पाकीज़गी रह जाए तो अच्छा। बस आप हमारे अनुकूल बने रहिए। यदि संभव हो सके तो इस ऑडियंस पे प्लीज एक बार लाइट
ऑडियंस को दीजिए, क्योंकि आप लोग वो हैं जो न केवल स्वयं रोशनी देंगे, आप इस हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में सबसे आगे ले जाने के लिए बढ़ रहे हैं। मैं आपकी चेतना को, समग्रता को बहुत बहुत नमन करता हूं। इससे ज्यादा चमचागिरी आपकी हो भी नहीं सकती। सुनिए, मंच के कवियों का परिचय कराना चाहता हूं आपसे। सबसे बाईं ओर देश के प्रखर रचनाकार भाई राजेश चेतन, जिन्होंने अनेकों देशों की काव्य यात्राएं की, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस सहित ओमान भी मेरे साथ गए थे। वो कई पुस्तकें आपकी आई हैं, आप लोगों ने दूरदर्शन और तमाम चैनल्स पर लगातार रोज के एक प्रखर रचनाकार के रूप में उनको अनेकों बार देखा होगा। करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें श्री राजेश चेतन का, एक बार जोरदार तालियों के साथ। और मंच पर अगले रचनाकार जो बैठे हैं उनको आप गौर से देख लीजिए, और गौर से सुनना भी आज आपकी जिम्मेदारी है। वो इसलिए कि हम तो थोड़ा सा भी नौजवान हैं, हम तो फिर भी आ सकते हैं, बाकी आप समझदार हैं। अल्हड़ बीकानेरी सबसे मस्त कवि हैं, हरियाणा का आदमी। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, इसलिए मस्त है कि पूरे देश का आदमी जैसे जैसे उम्रदराज होते हैं वो संजीदगी की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा का आदमी जैसे जैसे बूढ़ा होता है ऊत हो जाता है। अब मुझे नहीं पता आप ऊत का अर्थ समझते हो या नहीं समझते। वो एक सच्ची घटना बताता हूँ साहब मैं, बस थोड़ा सा शोर कम करें, तालियां जरूर दें। लेकिन मैं चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत मन के साथ सुनना चाहते हैं, वर्ष भर आप इंतजार करते हैं, तो वर्ष भर हम कवि लोग भी इंतजार करते हैं हमें कब आपके बीच आना है काव्य पाठ के लिए। मैं पहले भी आपके बीच में 2 या 3 दफा आ चुका हूँ, और मैं तब भी यहाँ पर आया था जब इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था। मैं उस जमाने से आपके बीच कविता पढ़ता हूँ, मुझे कविता के संस्कार आपके बीच में सौंपने हैं। आज की शाम मुझे इस रथ का वाहक बनाया है मंच के कवियों ने, मैं उनका सम्मान कराना चाहता हूँ। माननीय अल्हड़ बीकानेरी जी के बारे में सिर्फ 6 पंक्तियां मैं अपनी कविता की सौंपता हूं। सुने कि धूल जैसे कदम से मिलती है, जिंदगी रोज हमसे मिलती है, ये बताया गहन अंधेरों ने, रोशनी अपने दम से मिलती है। आज दुनिया में ऐसे कितने हैं जिनको शोहरत कलम से मिलती है। जोरदार तालियां बजाकर मंच के गौरव माननीय अल्हड़ बीकानेरी का पुनः सम्मान करें। उनके बराबर में इस मंच का सबसे हैंडसम कवि बैठा है, लंबी लंबी जुल्फ लिए हुए भाई महेंद्र अजनबी। 40 देशों की काव्य यात्राएं, हिंदुस्तान का हास्य कवियों का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है काका हाथरसी पुरस्कार, जिनसे पिछले 5 वर्ष पूर्व आपको नवाजा गया। हिंदुस्तान भर के सर्वाधिक लोकप्रिय हास्य कवियों में जिनका शुमार होता है, एक बार आप करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत करें भाई महेंद्र अजनबी। प्रेम गीत लिखने वाले, बहुत ही लोकप्रिय गीतों के राजकुमार कहा जाता है जिन्हें। 5-5 बार अमेरिका जिनकी गीतों की शाम हुई, कई देशों की में उन्होंने काव्य यात्राएं की। ऐसे डॉक्टर विष्णु सक्सेना हमारे बीच हैं, और मंच का हमारा एक बहुत ही कीमती कोहनूर है। जहां भी हम प्रस्तुत करते हैं, जहां भी जैसी स्थितियां विषम होती हैं, सर्वाधिक तालियों का कोई पात्र होता है तो डॉक्टर विष्णु सक्सेना। जोरदार तालियों के साथ एक बार उनका अभिनंदन करें, डॉक्टर विष्णु सक्सेना। और डॉक्टर विष्णु सक्सेना के बाद में यदि मंच पर दिखाई दे रहा हो तो ऐसे ही है साहब, मैं जहां हो जाऊं मेरी तरफ तो लोग देखने लगते हैं, वो दिखाई भी नहीं देता। लेकिन मित्रों, इस देश का एक ऐसा कीमती ये कवि है, तालियां बजाकर सम्मान करें। लखनऊ से पधारे, अदब की नगरी से पधारे डॉक्टर सर्वेश अस्थाना, अमेरिका तक की काव्य यात्राएं जिन्होंने की, और आपकी ही उम्र का है तो विद्यार्थी अभी, लेकिन पिछले 5-6 वर्षों के अंदर कविता यात्रा के थोड़ा बातचीत सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, ये 2 या 2.5 घंटे जो आपके बीच बिताने हैं, इनको एक यादगार की तरह से हम कवियों को भी सौंपिए। आप पूरी जिंदगी, मैंने कहा कि आपके अपने ऊपर है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी मिल आदमी से कारवा हो जाएगा, तू किसी के पांव के नीचे तो रख थोड़ी जमीन, तू भी नजरों में सभी की आसमां हो जाएगा। ये शोर मचाने से देश में कुछ भी हासिल नहीं होने वाला दोस्तों। किसी पशु मेले में नहीं बैठे हम। मैंने अभी कहा कि हिंदुस्तान के सर्वाधिक कीमती ब्रेन के सामने हम काव्य पाठ करने के लिए आए। हम भी बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके बीच आए। हमारी आज की कोशिश होगी हम आज अपना सर्वोत्तम आपके सामने रखें, लेकिन हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आप भी अपना सर्वोत्तम उपहार यानी तालियों का, यानी प्यार का हमें सौगात के रूप में देंगे, जो हमारे साथ वर्षों अनंत यात्रा करेगा। आपका बहुत बहुत सम्मान करता हूं, आपने मेरी बात का समर्थन किया, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
सौरभ सुमन के रूप में मंच पर एक बहुत ही लोकप्रिय युवा कवि हमारे बीच हैं, जो विद्यार्थी हैं, लेकिन उन्होंने जब माँ भारती की अस्मिता पर, आतंकवादी घटनाओं से और बहुत सारी विषम परिस्थितियों को देखा, तो उसके मन के अंदर कहीं एक रचनाकार फूटा, जिसने माँ की वेदना को अभिव्यक्त करते हुए देश भर में लोकप्रिय कवियों में अपना नाम हासिल किया। ऐसा सौरभ सुमन जोरदार तालियों का पात्र होता है। और मैं आपके बीच में फरीदाबाद से पधारा दिनेश रघुवंशी, मैं भी ठीक ठाक सा कवि हूँ, ताली बज रही हो तो बजा दीजिए एक बार, सुनिएगा। 4 पंक्ति कवि सम्मेलन में प्रारंभ में देना चाहता हूं मित्रों कि दिल में उल्फत संभाल कर रखना। यदि कहीं ये पंक्ति आप तक पहुंचे, आप तक यात्रा करें, तो अपनी तालियां बताना कि दिल में उल्फत संभाल कर रखना, ये इबादत संभाल कर रखना। लोग नफरत संभाले बैठे हैं, तू मोहब्बत संभाल कर रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मित्रों, बहुत बहुत मन के साथ मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि अब हम सरस्वती वंदना की तरफ अग्रसर होते हैं। माँ का आशीर्वाद हमें चाहिए। मंच पर बहुत ही लोकप्रिय गीतकार डॉक्टर विष्णु सक्सेना विद्यमान हैं, एक ऐसा रचनाकार जिसने पूरी दुनिया में हिंदी का गौरव बढ़ाया है। मैं 4 पंक्तियां उनके सम्मान में देता हूं। आप लोग भी लाखों लोगों में से इसलिए चुनकर आते हैं कि आप बहुत बहुत मेहनत करते हैं। कहीं मेहनत आप जितनी करते हैं उससे ज्यादा आपका परिवार मेहनत करता है। मेरे बहुत सारे दोस्तों के बच्चे IITians हैं, बहुत सारे दोस्तों के बच्चे। मैं देखता हूं एक बच्चे को IIT तक पहुंचाने के लिए एक पूरा परिवार कितना परिश्रम करता है। तो मैं आपके उन माता पिताओं को, परिवारजनों को भी बहुत बहुत नमन करना चाहता हूं। और 4 पंक्तियां देना चाहता हूं जगत जननी मां के आशीर्वाद की कामना के साथ कि न जाने कब कहां कैसे वो भावों को जगाती है, न जाने कब कहां कैसे वो भावों को जगाती है। वो मन दर्पण में कविता के सुमन खुद ही खिलाती है। भला इंसान की हस्ती ही क्या है, वो लिखे कुछ भी, वही गीता रचाती है, वही मानस रचाती है। आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें मां की वंदना के लिए डॉक्टर विष्णु सक्सेना। दोस्तों, माँ सरस्वती के चरणों में पुष्प अर्पित करता हूँ। आप भी माँ से कामना करिएगा कि आज का ये कार्यक्रम सफलता की ऊंचाइयां छुए। सब स्वागत है। बेटा इसका थोड़ा सा वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए डॉक्टर साहब प्लीज। यदि थोड़ा सा इको कम कर सकते हैं आप सब इसकी। नहीं ओपन है इसलिए। वो कहा था ना कि ओपन एयर बनाया जा रहा है, स्टेडियम बनाया, वो बना रहा, ऑडिटोरियम बनाया जा रहा है। तो इतना बढ़िया एयर कंडीशन ऑडिटोरियम आज है कि आज तो अंदर बैठे हुए लगातार ठंड लग रही है। हम हाँ डॉक्टर स्वागत है, सुनिएगा। हे सरस्वती माँ तुम्हारी प्रथम करता वंदना हूँ, काव्य ज्ञान प्रदान कर दो। क्या बात है? आज करता प्रार्थना हूँ, हे सरस्वती माँ तुम्हारी। क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या बात है? कोश शब्दों का हृदय में दो मुझे वरदायनी, कोश शब्दों का हृदय में दो मुझे वरदायनी। गीत हो निर्माण तेरे, गीत हो निर्माण तेरे, आज करता याचना हूँ, हे सरस्वती माँ तुम्हारी प्रथम करता वंदना हूँ, काव्य ज्ञान प्रदान कर दो। आज करता प्रार्थना हूँ, माँ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ मंच को, और बहुत ही मन के साथ उन्होंने वीणा वादनी की वंदना प्रस्तुत की। और मित्रों, आपने भी बहुत अच्छा समर्थन दिया। मैं चाहता हूं एक बार दोनों हाथ उठाकर इस कवि सम्मेलन को हम प्रारंभ करना चाहते हैं आपकी तालियों के साथ। ये 2020 का दौर है, यहाँ से वहाँ तक लोग बैठे हुए हैं, हजारों की संख्या में आप लोग एकत्रित हैं।
और ठहाके के इस कवि सम्मेलन का नाम है, इसलिए भी नाम है साहब के रिलायंस ने स्पॉन्सर किया है। और दुनिया में जिसके पास सर्वाधिक धन हो वही ठहाका लगा सकता है इस दौर में, क्योंकि किसी ने कहा या तो दीवाना हंसे या फिर तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है। एक आदमी जो जिंदगी में 2 वक्त की रोटी और अपने बच्चों की पढ़ाई की जद्दोजहद करता हो, वो आदमी ठहाकों के लिए कहाँ उसके पास फुर्सत और समय है। मैं डॉक्टर साहब एक बात अनुरोध करना चाहता हूँ कि फिर मिले या ना मिले वक्त गवाही के लिए मंच का पहला कवि आपको भेंट करता हूँ। और कोई वीरेंद्र सहवाग वाली पारी नहीं खेलेगा, वो गौतम गंभीर वाली जिम्मेदार पारी खेलेगा। हाँ याद रखना, वो सहवाग का सच्चा घटना है बिल्कुल। और हमें भैया सर्वेश अस्थाना नहीं बताया था, बोले पिछले दिनों वो जब वो लगातार बहुत ही घटिया खेल रहा था, उन दिनों में उसकी पत्नी का फोन गया मोबाइल पर, मैनेजर साहब ने उठा लिया, बोले क्या बात है आरती बोलो। बोले वो सहवाग से बात करानी है। बोले वो तो अभी बैटिंग के लिए गया है। बोली कोई बात नहीं, मैं होल्ड कर लेती हूँ, लौट के आता ही होगा। यानी वो इतनी दूर की सोचती है साहब। आइए मित्रों, 4 पंक्तियों के साथ सौंपना चाहता हूं कि फिर मिले या ना मिले वक्त गवाही के लिए, फिर मिले या न मिले वक्त गवाही के लिए, फिर उठे या ना उठे हाथ सुराही के लिए, आज की रात को रंगीन बना लो इतना, कोई कोना ना बचे इस रात की शाही के लिए। जोरदार तालियों के साथ मंच के पहले कवि, बहुत ही कीमती हमारे मोती हैं सर्वेश अस्थाना, माइक के डंडे की ओट में नहीं आए तो एक बार आ जाए सामने। हाँ आओ डॉक्टर साहब। ये बहुत शानदार कवि है, अभी देखना। देखिए, हाँ, आप लोग मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे आईआईटी रुड़की में एक बहुत बड़ा मैदान लिया गया हो, मंच पर कवियों को बिठा दिया गया हो और सामने सामान रख दिया गया हो। मुझे बिल्कुल भगवान कसम आप लोग हमको नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, और झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं जिंदगी में, हाँ, पोलियो ड्रॉप मैंने पिया था परसों, लेकिन हम क्या करें, उसमें 1 बूंद मुझे पिलाया और बाकी पूरी शीशी दिनेश रघुवंशी को पिला दी। ये मोटे हो गए, मैं पतला रह गया, लेकिन कोई बात नहीं। एक कहावत है कि मोबाइल चाहे जितना बड़ा हो, सिम कार्ड पतला ही होता है। क्या कहने? देखिए, थोड़ा खुलिएगा आप लोग मस्ती से। मैं जानता हूं कि मैं भी आप ही लोगों की तरह हूं, बस अंतर यह है कि आज मैं यहाँ फंस गया हूं और आप वहाँ हैं। मैं अपना संबोधन प्रारंभ करता हूं। नहीं, वो मूल अंतर भी बता दो। दोस्तों, आप आईआईटीएंस हैं और ये आईटीआई का छात्र है, ये भी अंतर सबसे बड़ा। एक बार तालियां बजाकर, जोरदार तालियों के साथ। इन्होंने बिल्कुल सही कहा है दिनेश जी ने। मैं आईटीआई का छात्र रहा हूं, ठीक है, और ये हमारे क्लास फेलो रहे हैं। थैंक यू सर। ये भी बता दूं कि ये सिर्फ मेरे ही क्लास फेलो नहीं रहे हैं, मेरे पिताजी के भी क्लास फेलो रहे हैं। ये जहाँ आईटीआई करने गए, वहाँ का कॉलेज इतना सुंदर था कि ये बाहर ही नहीं निकले। मेरे पिताजी आईटीआई करके प्रमोशन पाते पाते बहुत बड़े इंजीनियर बन गए, लेकिन ये आईटीआई करते रहे। फिर हमारे अन्य खानदान के लोग आए, ये तब भी करते रहे, और इन्होंने कहा कि पूरा खानदान निपटा के जाऊंगा। तो अंत में जब मैं आईटीआई में आया तो ये और दोनों हम पास हुए एक साथ। एक बार इस फेलियर छात्र के लिए ताली बजा दीजिए। मैं अपना संबोधन प्रारंभ करता हूं। आप लोग थोड़ा मस्ती से खुल जाइए। संबोधन में जहां आपत्ति हो वहां पर शोर मचा दीजिएगा। आदरणीय, अभी नहीं, एडवांस पेमेंट नहीं। आदरणीय डायरेक्टर महोदय, शिक्षकगण, प्यारे छात्रों एवं उनकी बहनों। अच्छा, रुकिए, मैं संबोधन सुधारता हूँ, लेकिन संबोधन ध्यान से सुनो, बाद में चीखना। ये बीच में नहीं, एडवांस पेमेंट नहीं। सुनिए, संबोधन सुधारता हूँ। आदरणीय डायरेक्टर महोदय, गुरुजनों, छात्राओं एवं उनके प्यारे भाइयों। अच्छा, फिर गड़बड़ हो गई। अच्छा, मैं ठीक करता हूँ, अब की ठीक रहेगा। आदरणीय डायरेक्टर महोदय, डीन डिसिप्लिन साहब, छात्रों एवं छात्राओं, रिश्ते अपने आप बनाओ।
अब ठीक है, जोरदार ताली एक बार बजा दो। बोलता हूँ मैंने आज यहाँ पर आके ये देखा। माननीय सक्सेना साहब निदेशक महोदय हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मैं मंच की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं और छात्रों से भी प्रार्थना करता हूं एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। स्वागत करें। मैं भी सक्सेना साहब का स्वागत करता हूं, लेकिन ये मैं भगवान कसम कह रहा हूं, मुझको वो भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। चश्मे की वजह से? चश्मे की वजह से होता। सन 80 में हमारे बड़े भाई यहाँ पढ़ते थे, तब का माहौल, और आज जब मैं आया तो माहौल देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। अंतर जो दिखाई पड़ा वो मैं बताता हूँ आपको, और अगर अंतर बिल्कुल बढ़िया हो तो जम के ताली वाली कूट पाट देना। जब सन 80 में हमारे भैया पढ़ते थे यहाँ पे, तो वो कहते थे कि जब हम लोग बाहर सड़क पर निकलते थे और सरोजनी से कोई देवी निकलती थी तो हम लोग किनारे हो जाते थे, साइकिल रखते थे। लेकिन आज जब सरोजनी से या कहीं और कोई देवी निकलती है, ये मैं यहाँ के हॉस्टल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सब और प्रांगण है उनकी बात कर रहा हूँ। तो आदमी अपनी बाइक लेके पहुँच जाता है और कहता है आजा मेरी गाड़ी पे बैठ जाओ। मैं 4 पंक्तियां आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। एक बात तुमने ठीक नहीं कहा कि कहता है वो अपनी बाइक लेके पहुंचता है। हाँ। बच्चे जो IIT से निकलता है इतना सुधार ले, वो पहली गाड़ी होंडा सिटी कम से कम खरीदता है यार। ये बात थोड़ी है। एक बार तालियां बजाकर यार, जोरदार तालियों के साथ आपका सम्मान किया। इतने बड़े हमारे दिनेश भाई इतने बड़े संचालक हैं, इनको ये नहीं पता है होंडा सिटी गाड़ी यहाँ से निकलने के बाद खरीदता है, अंदर थोड़ी खरीदता है। अंदर अगर खरीद ले, इस बात पे ताली बजाना, अंदर अगर कोई स्टूडेंट खरीद ले होंडा सिटी तो सक्सेना साहब उसको जब्त कर लेंगे, अपने बंगले पे खड़ी कर लेंगे। तो इसलिए जो बाइक ही खरीदता है। मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूँ। स्वागत। भाइयों, मैं अपनी स्थिति यहाँ पे बहुत अजीबोगरीब महसूस कर रहा हूँ। देखो थोड़ा शांत होके जुड़ो यार, सब लोग पढ़े लिखे हो, हम बाहर जाके क्या कहेंगे, तो बढ़िया ढंग से। यहाँ पे मैं अपनी स्थिति बंदर जैसी महसूस कर रहा हूँ। बिल्कुल इतने पढ़े लिखे सारे आप लोग, इतने सब बड़े बड़े टीचर्स और इतने बड़े बड़े कवि, मैं अपनी स्थिति बिल्कुल बंदर की तरह महसूस कर रहा हूँ। क्या था, जंगल में शेर राजा था। जब देखो तब शेर राजा, जिधर नजर जाए तो शेर राजा, जब देखो तब शेर ही राजा। तो जंगल वाले ऊब गए, बोले यार एक ही शासन, एक ही सत्ता, मोनोटोनी हो गई है, कुछ बदलाव होना चाहिए। तो जंगल वाले इकट्ठा हुए, सब एक मैदान में जुटे और ये हुआ कि भाई राजा बदला जाए। तो सबने कहा किसको राजा बनाया जाए? तो ये मिलकर तय हुआ कि जो खूब एक्टिव हो उसको राजा बना दिया जाए। तो बंदर को जंगल का राजा बना दिया गया, जैसे आज दिनेश भाई को संचालक बना दिया गया। तो बंदर जंगल के राजमहल में रहने लगा। 20-25 दिन के बाद एक बकरी रोती हुई आई और बोली, राजा साहब शेर ने हमारे बच्चे को पकड़ लिया है, आप चलो बचाओ चल के। बंदर बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, चलते हैं बचाएंगे। बंदर पहुंचा तो देखा शेर बच्चे को दबाए बैठा है। बंदर दौड़ा, लपक के पेड़ पे चढ़ गया, एक डाल से कूदा, दूसरी पे, तीसरी पे, चौथी पे, 5वीं पे। तो बकरी और जोर जोर से रोने लगी, बोली राजा साहब जल्दी बचाइए, देखिए शेर हमारे बच्चे को खाए जा रहा है। अब बंदर ने जो जवाब दिया उसमें अगर आपको व्यंग्य दिखाई पड़ जाए पूरे भारतवर्ष का, तो IIT रुड़की की जोरदार तालियां चाहूंगा। बंदर ने कहा, देखो बकरी, तुम्हारा बच्चा बचे या न बचे, हमारी भागदौड़ में कोई कमी हो तो बताओ। ये वही बकरी का बच्चा है जो मंच पे खड़ा हुआ है इस वक्त। अच्छा, इस माइक में करंट भी आ रहा है, इसको छूना मत कोई लोग, नहीं तो बाकी कार्यक्रम उसकी स्मृति में किया जाएगा। 4 पंक्तियां सुनाता हूँ। हम जानते हैं कि युवाओं के मन में क्या रहता है। हाँ। मैं बहुत गजब का श्रृंगार का कवि भी हूँ। डॉक्टर विष्णु सक्सेना हालांकि बहुत ज्यादा बड़े श्रृंगार के कवि, लेकिन 4 पंक्तियां मैं देता हूँ युवाओं की तरफ से। अगर मस्ती आएगी तो फिर देखा जाएगा, आगे बढ़ूंगा। मैं अक्सर सोचता हूँ यहाँ के लड़के या हमारे लखनऊ के लड़के या सारे लड़के क्या सोचते हैं किसी को देख के। अगर किसी को देखा तो मन में क्या सोचते हैं, अब जुड़ना। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए, मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए।
मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए। मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलूं, उल्लास उठना चाहिए। मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलूं कि पंचर हो सभी टायर वहीं पर रात हो जाए। पंचर हो सभी टायर वहीं पर रात हो जाए। अच्छा, इसी गोत्र और खानदान की 4 पंक्तियां और सुनाता हूँ। हमने महानगरों में देखा, रुड़की के बारे में तो पता नहीं है, पहली बार आया हूँ और भगवान कसम पहली बार आया हूँ। स्टेशन से कभी कभी ऐसी गाड़ी से निकला जो रुकी और कभी कभी ऐसी गाड़ी से निकला जो नहीं रुकी, लेकिन रुड़की देखता बहुत था। 4 पंक्तियां और। वो अक्सर बाइक पर मुझको बिठा कॉलेज पहुँचता है, लड़कों तुम्हारे लिए सीख सावधान। वो अक्सर बाइक पर मुझको बिठा कॉलेज पहुंचता है, मैं उसकी प्रेमिका हूं वो यही शायद समझता है। देखो अंदर अंदर आहें निकली। वो अक्सर बाइक पर मुझको बिठा कॉलेज पहुंचता है, मैं उसकी प्रेमिका हूं वो यही शायद समझता है। बड़ा बेवकूफ है, नादान है, बुद्धू है, पोंगा है। बड़ा बेवकूफ है, नादान है, बुद्धू है, पोंगा है। अरे मैं तो इसलिए जाती हूँ मेरा खर्च बचता है। ये आज जब मैं रुड़की में उतरा तो पहली बार उतरा, बड़ी मन में घबराहट थी। अब भगवान कसम बहुत घबराहट, झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि मतलब झूठ नहीं, भगवान कसम झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो जब यहाँ उतरे स्टेशन पे बाहर आए तो हमको यहाँ आना था IIT। मुझे पता नहीं था, जो स्टूडेंट्स मुझे लेने गए थे वो मुझे नहीं पहचानते थे, मैं उनको नहीं पहचानता था। तो स्थिति ऐसी थी तो हमने सोचा चलो अकेले ही चलते हैं। तो हम चल दिए रिक्शा करके, हमने कहा IIT चलना है। रिक्शे वाले ने तो हाँ रुपए बताएंगे अभी, क्योंकि आप हमारा पेमेंट कर दोगे ना, हम जानते हैं। अभी बता देंगे। तो हम रिक्शे से चले, हमने कहा भाई पूछ लें IIT किधर है, हमसे जुड़ जाओगे तो मज़ा आएगा। तो हम रिक्शे से चले, हमने सोचा पूछ लें किसी से। तो एक पुलिस के सज्जन खड़े थे, हमने कहा इनसे ज़्यादा कौन जिम्मेदार होगा, तो उनसे पूछा। हमने कहा भाई साहब ये IIT किधर है? तो उसने कहा क्यों? इसका जवाब था नहीं। हमने कहा वहाँ पर आज फंक्शन चल रहा है। बोले क्यों? हमने कहा आज वहाँ कवि सम्मेलन भी है। बोला क्यों? हमने कहा मैं कवि हूँ, कवि सम्मेलन में जाना है। बोला तुम कवि हो? देखने में तो आतंकवादी लगते हो। तो हमने उससे पूछा आतंकवादी होता क्या है? अच्छी कविता के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, अच्छे लोगों रुड़की के। हमने पुलिस अफसर से पूछा महोदय बता सकते हैं? हमने पुलिस अफसर से पूछा महोदय बता सकते हैं ये आतंकवादी किसे कहते हैं? महोदय बता सकते हैं ये आतंकवादी किसे कहते हैं? क्या बात है? वो बोले हत्या कर दो। वो बोले, अगर अगली पंक्ति व्यंग्य हो तो फिर आपका सहयोग चाहता हूँ। वो बोले हत्या कर दो, पकड़े गए तो अपराधी वरना आतंकवादी। पकड़े गए तो अपराधी वरना आतंकवादी। अच्छा मित्रों, मैं लखनऊ से आया हूँ और मुझे सबसे पहले नंबर पर दिनेश जी ने मुझे पढ़ने के लिए खड़ा किया। मैं शुरू में समझ नहीं पाया कि ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन अब मेरी समझ में आया कि इस पूरे मंच पर सिर्फ एक मैं ही था जो देखने में पढ़ा लिखा लग रहा था। बाकी तो सब बहुत पढ़े लिखे हैं बेटे। बाकी बहुत पढ़े लिखे हैं। ये मैं सिर्फ एकमात्र अलग था, मेरे ये छोटी सी दाढ़ी थी, तो शायद इन्होंने उस दाढ़ी से बदला लिया है। नहीं, कोई बात नहीं। लखनऊ का हर आदमी पहुंचती ये कहता पहले आप, पहले आप, पहले आप। तो आज हमारे पास एक मौका था, भले ही प्रारंभिक कवि है, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि छोटी बातों को भी अर्थों में सजा देता है तो पौवा मगर बोतल का मजा देता है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर मस्ती दीजिए, थोड़ा नहीं होना चाहिए। अच्छा ये तो सही बात है, बिल्कुल सही। मैं तो बिल्कुल पौवा लगूंगा ही, जहाँ टैंकर संचालन कर रहा हो तो मैं तो पौवा ही लगूंगा। बहुत अच्छे। तो मैं साथियों लखनऊ से आया हूँ। लखनऊ कभी आपकी राजधानी हुआ करता था, आज नहीं है, लेकिन लखनऊ में एक विधानसभा है।
विधानसभा के बाहर सड़क है, उसका नाम विधानसभा मार्ग है। विधानसभा जिस सड़क पे होती है उसका नाम विधानसभा मार्ग होता है। तो उस पर बहुत सारे लोगों से मुलाकात हो जाती है, कभी कोई प्रोफेसर मिल जाता है, कभी कोई डॉक्टर मिल जाता है, कभी कोई इंजीनियर मिल जाता है। एक दिन मुझे उस विधानसभा मार्ग पर एक गिरगिट मिला। गिरगिट से मेरी छोटी सी बातचीत पढ़ा लिखा व्यंग पढ़े लिखे लोगों के बीच में। लखनऊ के विधानसभा मार्ग पर इधर से उधर और उधर से इधर और फिर इधर से उधर जा रहे गिरगिट नरेश से हमने पूछा। नरेश माने राजा, गिरगिटों का राजा। लखनऊ के विधानसभा मार्ग पर इधर से उधर और उधर से इधर और फिर इधर से उधर जा रहे गिरगिट नरेश से हमने पूछा, गिरगिट जी बता सकते हैं अपने और नेता के बीच आपसी संबंध को तुलनात्मक रूप से समझा सकते हैं? गिरगिट जी बता सकते हैं अपने और नेता के बीच आपसी संबंध को तुलनात्मक रूप से समझा सकते हैं? गिरगिट बोला, अस्थाना जी, किसी गिरगिट की नेता से तुलना करना महापाप है। पढ़े लिखे लोगों, बहुत अच्छे लोगों, बहुत अच्छा व्यंग्य कहने जा रहा हूँ। किसी गिरगिट की नेता से तुलना करना महापाप है, क्योंकि रंग बदलने के मामले में नेता गिरगिट का बाप है। क्योंकि रंग बदलने के मामले में नेता गिरगिट का बाप है। और साथियों सोचो कभी, इसमें सही में करंट है। अच्छा मैं वैसे ही दुबला पतला हूँ, 2 झटकों में तो मैं है से था हो जाऊंगा। सही बात है। एक बार मेरे सम्मान में ताली बजाइए, मैं घबरा रहा हूँ। नहीं, यदि करंट लगते रहे बेटे तो ये संस्कार में भी ताली बजा देंगे, ध्यान रखना। कभी कभी आप सोचो कुछ हो कुछ जाता है। मैं जब यहाँ पे आया था तो मैंने ये सोचा था कि IIT रुड़की का कवि सम्मेलन है, बहुत अरमान पिछले 1 महीने से सजाए हुए थे कि बहुत अच्छे ढंग से सब हमें सारे स्टूडेंट्स दिखाई पड़ेंगे, मैं उनको देख देख के कविता पढ़ूंगा। लेकिन हमें आप लोग नहीं दिख रहे हैं, बदली हुई परिस्थिति है। ऐसे कभी कभी ज़िंदगी में बदली हुई परिस्थिति मिल जाती है। दिनेश रघुवंशी जी हमारे मित्र और बड़े भाई हैं, कवि सम्मेलन में बहुत बिजी रहते हैं। मैं दिन में इनके घर जाता हूँ। उल्लास में थोड़ा खुलते रहिएगा तो आनंद आएगा। तो नहीं, ससुराल पक्ष के लोग नहीं बेटा, मायके वाला है, कभी भी आ सकता है। ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। डायनासोर की ससुराल चूहों के यहाँ हो ही नहीं सकता। ये बिल्कुल गलत है, अपने को ऊंचा करने के लिए बता रहे हैं। ठीक, तो मैं इनके यहाँ दिन में जाता हूँ। अच्छा अब आप कल्पना करो, हम ये सोच के कि दिनेश भैया गए होंगे कवि सम्मेलन में, हम इनके घर जाएं, कुंडी खटखटाएं और यही दरवाजा खोलें तो हमारे दिल पे क्या बीतेगी? नहीं सही, भगवान कसम सही, भगवान कसम, झूठ नहीं। तो देखा, फूल मार रहे हैं। अगर ये आतंकवादी होते तो इस फूल में बम होता। तो ऐसे लखनऊ में हमारे एक मित्र दरोगा जी हैं, दरोगा पुलिस को कहते हैं। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा कि इतना बड़ा जमावड़ा, इतने स्टूडेंट्स, इतने युवा लोग, लेकिन प्राइवेट सिक्योरिटी तो है लेकिन पुलिस नहीं दिख रही है, कहीं नहीं पुलिस आई है। अच्छा मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ पुलिस नहीं दिख रही है, पुलिस नहीं आई है, क्योंकि पुलिस स्त्रीलिंग होती है। अच्छा आपने कभी सुना कि पुलिस आया है? कभी नहीं सुना। आपने सुना पुलिस आई है? आपने कभी सुना पुलिस लगा है? कभी नहीं सुना। आपने हमेशा सुना पुलिस लगी है। आपने दोस्तों कभी नहीं सुना होगा, भगवान कसम कह रहा हूँ कि पुलिस चली गई। आपने हमेशा सुना पुलिस चली गई, पुलिस चला गया नहीं सुना। मैंने एक शोध किया, यहाँ भी शोध होते हैं, मैंने एक शोध किया कि पुलिस स्त्रीलिंग क्यों होती है। मैं एक एक कारण बताऊंगा और उस कारण पर आपकी धीरे धीरे तालियां बढ़ते हुए सुनना चाहता हूँ। स्वागत है। पुलिस क्यों स्त्रीलिंग होती है? क्योंकि पुलिस आती है, पुलिस जाती है, पुलिस खड़ी है, पुलिस गई। आप पुलिस वाले को देखिए, मैं शुरू करता हूँ। पुलिस जो टोपी लगाती है, टोपी स्त्रीलिंग। पुलिस जो वर्दी पहनती है, वर्दी स्त्रीलिंग।
पुलिस जो बेल्ट बांधती है, बेल्ट स्त्रीलिंग। पुलिस जिस मोटरसाइकिल पर चलती है, मोटरसाइकिल स्त्रीलिंग। पुलिस जो गिरफ्तारी करती है, गिरफ्तारी स्त्रीलिंग। पुलिस जिस हवालात में ले जाती है, हवालात स्त्रीलिंग। पुलिस जो धारा लगाती है, धारा स्त्रीलिंग। पुलिस जिस कचहरी में ले जाती है, कचहरी स्त्रीलिंग। पुलिस जो सुनवाई कराती है, सुनवाई स्त्रीलिंग। पुलिस जो सजा दिलवाती है, सजा स्त्रीलिंग। पुलिस जिस जेल में ले जाती है, जेल स्त्रीलिंग। पुलिस जिस कोठरी में बंद करवाती है, कोठरी स्त्रीलिंग। पुलिस जो जमानत करवाती है, जमानत स्त्रीलिंग। पुलिस जो रिहाई करवाती है, रिहाई स्त्रीलिंग। इसलिए पुलिस स्त्रीलिंग। क्या बात है सर्वेश डॉक्टर भाई। विष्णु सक्सेना इस बात से बड़े गंभीर हो गए। बोले सर्वेश, डंडा तो पुल्लिंग होता है। हमने कहा अरे भाई साहब, अब जो हम बात करें उसमें खूब ताली बजाना, हमको आनंद आ जाएगा। बोले भगवान कसम। विष्णु सक्सेना भाई साहब बोले सर्वेश, डंडा तो पुल्लिंग होता है। हमने कहा भाई साहब, आप अंतरराष्ट्रीय गीतकार हैं, कभी आप पे हुआ नहीं है। पुलिस हमेशा लाठी चार्ज करती है और लाठी स्त्रीलिंग होती है। बहुत अच्छे सर्वेश। तब तक और दोस्तों, आप अच्छी तरह जानते होंगे ये लखनऊ से आए हैं और लखनऊ की पुलिस तो राधा भी होती है। आईजी पांडा याद होंगे आपको। इनको पता है, क्योंकि ये राधाओं के ही चक्कर में रहते हैं। ये हेल्थ से नहीं मोटे हुए हैं, राधाओं ने इनको मोटा किया है। उधर हमारे राजेश चेतन भैया बैठे, बोले सर्वेश, थाना तो पुल्लिंग होता है। हमने कहा आप भी चुप रहिए। जिसकी एक तरफ चौकी और एक तरफ कोतवाली, क्या कर लेगा थाना? लेकिन मित्रों, बहुत पढ़े लिखे लोगों, मैं खुद अपनी बात से असहमत हूं। समझदार आदमी वही है जो मौका पड़ते ही खुद असहमत हो जाए। पुलिस पुल्लिंग भी होती है। मैं ये भी सिद्ध करना चाहता हूँ, इस पे आपका वैसे अप्रिसिएशन चाहता हूँ। पुलिस पुल्लिंग भी होती है। कभी अकेले में मिलो, अकेले में मिलो का मतलब ये नहीं मेरे भाई कि उस नाले के किनारे मिल लो। अकेले में मिलो का मतलब है सक्सेना साहब कि कभी आप पुलिस वाले को सिंगल देखिए तो पुल्लिंग होगा। सिपाही पुल्लिंग, दीवान पुल्लिंग, सब इंस्पेक्टर पुल्लिंग, इंस्पेक्टर पुल्लिंग, डिप्टी एसपी पुल्लिंग, एसपी पुल्लिंग, डीआईजी पुल्लिंग, आईजी पुल्लिंग, सिर्फ पांडा जी को छोड़ के। आईजी पुल्लिंग, डायरेक्टर जनरल पुल्लिंग। अर्थात समझ गए तो ताली बजा दो, क्या कहें आगे। इसीलिए आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है और कोई वजह नहीं, इसीलिए सिलेक्शन हुआ। फिर भी पूरा कर देता हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ लोग सोर्स से भी आए हों। अर्थात पुलिस स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होती है। यानी अब आपकी तालियां उठें गगनभेदी, यानी अभी नहीं एडवांस पेमेंट बिल्कुल नहीं। यानी जब इन दोनों गुणों का आपस में समावेश किया जाता है तब जो गुण तैयार होता है वो हमारे देश की पुलिस का गुण है। लेकिन अब पढ़े लिखे होने का सबूत आपसे मांगूंगा। आगे की जो दो पंक्तियां कहने जा रहा हूं कि जिस दिन आदरणीय गुरुवृंद बैठे हैं उनके भी चरणों में रखता हूँ ये दो पंक्तियां। ये आपको कि जिस दिन बेटा अरेस्ट करने को भी आ गई है, ध्यान रखें। क्या आ गई? अच्छा, हमको तो वो भी नहीं दिख रही है। जब तक मेरे ऊपर वो चार्ज नहीं करेगी तब तक मैं नहीं समझ पाऊंगा। अब तो उन्हें दिख रहा है तो। लेकिन इतनी व्यवस्था कर दीजिएगा, मेरी टांगे कांपने लगी। भगवान कसम, मैं पुलिस देख के बहुत डरता हूँ, बहुत, भगवान कसम बहुत डरता हूँ। अब जो दो पंक्तियां कहने जा रहा हूँ उनकी मक्खनबाजी में, कि जिस दिन हमारे देश की राजनीति हमारी पुलिस को वास्तव में पुल्लिंग बने रहने का अवसर प्रदान कर देगी, हमारे देश में न तो चोरियां होंगी, न हत्याएं होंगी, न डकैतियां होंगी, न लूटपाट होंगे, कुछ नहीं होगा। तो मैं ये कह रहा था कि बदली हुई परिस्थिति मिलती है। अपने मित्र दरोगा जी के घर गए। वास्तव में ये है भाइयों कि मैं बहुत पढ़ा लिखा कवि हूँ। मैं सही, अब देखने में लग रहा होगा। अब अच्छा व्यंग्य और सुनो। हम
अपने मित्र दरोगा जी के घर गए। हम अभी पता चल रहा है। हम अपने मित्र दरोगा जी के घर गए, देखा दरोगा जी मर गए। हम अपने मित्र दरोगा जी के घर गए, देखा दरोगा जी मर गए। हमने उनकी पत्नी से पूछा, भाभी जी दरोगा जी कैसे मर गए? क्या रस्सी से लटक कर आत्महत्या कर गए, या फिर कोई जहर पिया था, अथवा कोई एसिड लिया था, या फिर कोई जहरीला पाउडर फांका था? कोई जहर पिया था, अथवा कोई एसिड लिया था, या फिर कोई जहरीला पाउडर फांका था? वो बोली, भाई साहब ना ही ये रस्सी से लटक कर मरे हैं, ना ही कोई जहर पिया था, ना ही कोई एसिड लिया था, ना ही कोई जहरीला पाउडर फांका था। अगली पंक्तियों में मंच का भी आशीष चाहूंगा। ना ही कोई जहर पिया था, ना ही कोई एसिड लिया था, ना ही कोई जहरीला पाउडर फांका था, लेकिन लाख मना करने के बावजूद कल शाम अपने गिरेबान में झांका था। लेकिन लाख मना करने के बावजूद मेरे लिए बताया गया, जब वो जय भाई कर रहे थे संचालन तब, और दिनेश भैया ने भी बताया कि अमेरिका गए, इंग्लैंड गए। अच्छा हम गए हैं, आप क्या कर लोगे? कोई आप हमारा पासपोर्ट वीज़ा तो चेक नहीं कर रहे हो। सब भगवान कसम सारे कभी ऐसे ही जाते हैं, सब ऐसे जाते हैं। हम अमेरिका गए जाते कि नहीं जाते हैं? दिनेश भाई तो 40 देशों में हुआ है। एक बार हमसे बोले कि मैं युगांडा जाने की सोच रहा हूँ, कितना पैसा लगेगा? हमने कहा एक भी नहीं लगेगा। बोले क्यों? हमने कहा जाने की सोचने का क्या पैसा लगता है। ये होता है कभी कभी। तो मैं कह रहा था कि आप कभी सोचो कुछ हो कुछ जाता। आपने देखा मैं अमेरिका गया तो वाशिंगटन में कभी सम्मेलन चल रहा था, बिल्कुल सत्य घटना, भगवान कसम से भगवान कसम, सही सही, बिल्कुल झूठ झूठ तो हम कभी बोलते ही नहीं नहीं, भगवान कसम। तो वहाँ चल रहा था वाशिंगटन में कवि सम्मेलन, 200-250 भारतीय लोग, हिंदी समझने वाले लोग वहाँ उपस्थित थे। कवि सम्मेलन चल रहा था, पद्मश्री गोपाल दास नीरज जी भी थे, मैं भी था, अन्य कवि भी थे। मैं कविता पढ़ रहा था, अचानक एक सज्जन खड़े हुए और बोले, सर्वेश जी आप लखनऊ से हैं? मैंने कहा जी हाँ लखनऊ से हूँ। बोले लखनऊ से तो अटल जी भी हैं? हमने कहा जी हाँ हैं, हमारे माननीय सांसद हैं, प्रधानमंत्री थे। बोले सर्वेश जी कुछ ऐसा सुनाओ कि जिसमें अमेरिका भी हो, अटल जी भी हो, राष्ट्रभक्ति भी हो, हास्य व्यंग्य भी हो और अटल जी के घुटने भी हों। तो अच्छा आप याद करिए 5 साल पहले राष्ट्रीय स्तर पे घुटने बदले गए थे। बस आप उस बात को ध्यान में रखिएगा, मैंने वहाँ जो क्षणिका सुनाई अगर अच्छी हो तो आपकी देशभक्ति और आपका हास्य सबकी संवेद तालियां चाहता हूँ कि उन्होंने अपने दोनों घुटने बदलवाए, उन्होंने अपने दोनों घुटने बदलवाए, फिर भी तनकर हमारे सामने आए। उन्होंने अपने दोनों घुटने बदलवाए, फिर भी तनकर हमारे सामने आए। हमने पूछा महोदय आपने घुटने कहाँ से बदलवाए हैं? हमने पूछा महोदय आपने घुटने कहाँ से बदलवाए हैं? वो बोले डॉक्टर समेत अमेरिका से आए हैं। वो बोले आपको याद होगा डॉक्टर भी अमेरिका से आया था, वो कटोरी भी अमेरिका से आई थी। वो बोले डॉक्टर समेत अमेरिका से आए हैं। हमने कहा ये कौन सा कायदा है, जब आपके स्वदेश में आपकी स्वदेशी से आपके घुटने बदले जा सकते थे तो अमेरिका से बदलवाने का क्या फायदा है? क्या बात है? इस पर वो आंखें बंद करके, अब जुड़िएगा, इस पर वो आंखें बंद करके एक लंबी चुप्पी के बाद बोले, अस्थाना जी घुटने बदलवाने के आपको अच्छे परिणाम भी दिखेंगे। अस्थाना जी घुटने बदलवाने के आपको अच्छे परिणाम भी दिखेंगे। अरे अगले युद्ध में जब हम फिर से घुटने टेकेंगे ना तो वो हमारे नहीं अमेरिका के टिकेंगे, तो हमारे नहीं अमेरिका के टिकेंगे। तो देश में बड़ी समस्याएं थी, महंगाई की समस्या, इंजीनियरिंग में एडमिशन की समस्या। मैं आपको कसम खा के बताता हूँ, भगवान कसम, मैंने रुड़की के लिए फार्म भरा नहीं यार कसम से, झूठ नहीं, क्योंकि बड़े भाई का सिलेक्शन हो चुका था। तो बाप की ये प्रवृत्ति होती है कि बड़ा भाई अगर अच्छा निकल जाए तो चाहते छोटा भी अच्छा निकले। ये बड़ी गलत सोच है पिताओं की, इनको बदलना चाहिए। तो मुझसे भरवाया गया फार्म, उस समय शायद 200 नंबर का टोटल आता था। तो मैंने एग्ज़ाम दिया, उसमें मुझको कुल 85 नंबर मिले 200 में। तो सुनो, तो
आगे तो सुनो, तो हमारा 160 या 165 नंबर वेटिंग था। उस समय 85 नंबर पाने पे सिलेक्शन हो जाता था, या 100 नंबर पाओ तो ज़रूर हो जाता था, बाद में यहीं पे प्रोफेसर बना दिया जाता था। एक बार जितनी फैकल्टी बैठी है वो भी सम्मान करें एक बार जोरदार। ये बेटा पहला और आखिरी कवि सम्मेलन हो गया तेरा आज पे। ये तो हमें डरा रहे हैं। आप ताली बजाओ तो मेरी हिम्मत आवे। तो अच्छा 85 आए तो हमने पिताजी से कहा, पिताजी थोड़ा मुश्किल है। बोले कुछ नहीं, अगली बार भरो। अगली बार फिर भरा, बैंक ड्राफ्ट लगवाया, 160 रुपए का लगता था। तो फिर भरा तो मेरे -85 आए। तो जब मेरे -85 आए तो उस समय के तत्कालीन कुलपति महोदय यहाँ से लखनऊ गए मेरे घर सन 82 में। बोले सर्वेश अस्थाना का यही घर है? पता चला हाँ। तो आए, हमसे मिले, बोले सर्वेश तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम रुकी की तरफ मुंह उठा के न देखना। तो तब से मैंने विचार त्याग दिया और फिर मैं इंजीनियर नहीं बना। अब भगवान कसम नहीं बना, आज भी नहीं हूँ। तो मैं कह रहा था कि बड़ी समस्याएं थी, महंगाई की समस्या, आतंकवाद की समस्या, ये समस्या वो समस्या, लेकिन हमारे वही पिताजी जो मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे बड़े दुखी। हाँ, ये होता है एक्चुअली। क्या है, जब दिनेश रघुवंशी जी के साथ आप बैठिए तो ये सारी दिक्कतें आती हैं। मैं इनके घर गया, इनका बच्चा बड़ा समझदार है, तो उससे इन्होंने कह रखा होगा कि कोई मेहमान आए तो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बात करना। तो हम गए, हमने कहा, ये थे नहीं घर पे, हमने कहा बेटा पानी पिलाओ। बोला कौन सा पियेंगे, नल का पियेंगे कि बिस्लरी पियेंगे कि मिनरल पियेंगे? हमने कहा कोई पिला दो। तो एक पानी उसने पिला दिया। फिर हमने पूछा कि क्या चाय पिला सकते हो? बोला कौन सी पियेंगे, लिप्टन की पियेंगे कि टाटा की पियेंगे? हमने कहा लिप्टन की पिला दो। फिर उसके बाद हमने पूछा पापा हैं? बोला कौन से पापा, मुरादाबाद वाले, गाजियाबाद वाले? ये स्थिति हो जाती है। तो हमारे वही पिताजी बहुत परेशान थे। तो उनकी समस्या सिर्फ ये थी, अब बिल्कुल जुड़ जाओ, मैं अपने काव्य पाठ की अंतिम दिशा की तरफ बढ़ रहा हूँ, अपने काव्य पाठ के अंतिम संस्कार की तरफ। तो पिताजी बड़े परेशान थे। उनकी समस्या सिर्फ ये थी कि मेरी शादी नहीं तय हो पा रही थी। अब भगवान कसम नहीं तय हो पा रही थी। नहीं, वो इसलिए नहीं हो पा रही होगी सर्वेश कि घर वालों को ये पता ही नहीं चल पा रहा होगा तेरी बारात आएगी या जाएगी। नहीं, देखिए ये तो IIT के लोग सब पढ़े लिखे हैं, दाढ़ी मूछ रखता हूँ। ये समस्या आपके साथ आई थी, मुझ पर क्यों थोप रहे हैं? हा? आदमी अपनी समस्याएं दूसरों पे डालता है, ये है। तो पिताजी बड़े परेशान, शादी नहीं तय हो पा रही। अच्छा हो कैसे? मैं कोई लड़की तो था नहीं कि किसी के साथ भाग जाता। मुझे तो भागने के लिए भी कोई चाहिए था, कोई ससुर आता ही नहीं था। तब मैं क्लीन शेव रहता था बिल्कुल। हाँ भैया, स्वागत। तो एक ससुर आए, उन्होंने, भगवान कसम सही घटना है। तो एक ससुर आए, हमको देखा और जाने लगे। पिताजी ने पूछा आप जा क्यों रहे? बोले इससे कौन शादी करेगा, ये तो बच्चा है। मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने पूरी दाढ़ी रख ली। तो दूसरा ससुर आया, वो भी लौटने लगा। पिताजी ने कहा आप क्यों लौटे जा रहे हैं? बोले इससे कौन शादी करेगा, ये तो गुंडा है। तब मैंने मध्य मार्ग अपनाया, लेकिन तब भी कोई ससुर नहीं आया। एक दिन लखनऊ में मैंने कवि सम्मेलन कराया, अखिल भारतीय। अल्लड़ चाचा आए हुए थे, दिनेश भैया भी थे। ये दोनों लोग हमारे यहाँ दोपहर के खाने पे थे। तो हाँ, दोपहर के खाने पे थे, क्योंकि रात में तो कवि सम्मेलन में जाना था ना। जब ये कवि सम्मेलन में गए तो मैं इनके घर डिनर करने चला गया था। तो सुनिए, तो ये लोग आए हुए थे। पिताजी हमारे वैसे परमानेंट मुंह लटकाए बैठे, सीटी नहीं बजानी चाहिए, गलत बात। आपकी डिसिप्लिन, हम लोग बड़े गर्व के साथ यहाँ आते हैं, आप बिल्कुल ये मत कीजिए, मुझे बिल्कुल ये पसंद नहीं है। आपकी डिसिप्लिन आपके हाथ में। तो ये लोग बैठे हुए थे, पिताजी वैसे मुंह लटकाए बैठे। तो अल्लड़ चाचा ने पूछा कि भाई साहब क्या बात, आप इतना दुखी क्यों हैं? बोले क्या करें, 10 बच्चे थे, सबकी शादी हो गई, इसकी भी हो जाती तो गंगा नहा लेते। तो अल्लड़ जी ने जो परामर्श दिया, बोले कि सर्वेश की शादी के लिए आप भाई साहब ऐसा करो कि एक मैट्रिमोनियल विज्ञापन निकलवा दो, हो सकता कोई पार्टी फंस जाए।
सही भगवान कसम। तो हमारा मैट्रिमोनियल विज्ञापन निकलवाया गया, उसमें हमारी उम्र 28 साल छपनी चाहिए थी, लेकिन वो गलती से 82 साल छप गई। तो हम बिल्कुल निराश हो गए कि अब हमारी शादी नहीं हो पाएगी, कोई प्रपोजल नहीं आएगा, कुंवारा ही रहना पड़ेगा। और चूंकि लखनऊ का हूँ इसलिए हो सकता है प्रधानमंत्री भी बनना पड़ जाए। लेकिन हमारे लिए मित्रों प्रपोजल्स आए, 70 साल वाली का, 75 साल वाली का, 78 साल वाली का। तो मैंने अपने पिताजी को देखा, उनकी उम्र 80 साल थी। हमने मन ही मन उनसे पूछा, पिताजी ये विज्ञापन आपने मेरे लिए निकलवाया है कि अपने लिए निकलवाया है? और उसी से कविता बनी थी मित्रों, जुड़ना कि पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया। पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया। लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, दिनेश भैया, पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया, शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया, इसीलिए तो मेरा वर्णन निविदा सूचना के बिकाऊ माल में आ गया। आपके ज्ञान के लिए बता दूं कि निविदा सूचना को हिंदी में टेंडर नोटिस कहा जाता है। हाँ, तो शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया, इसीलिए तो मेरा वर्णन निविदा सूचना के बिकाऊ माल में आ गया। अब मुझे खरीदने के लिए निविदाएं आने लगी, अब मुझे खरीदने के लिए निविदाएं आने लगी, अपने अपने जोर आजमाने लगी। एक में था माल कितना पुराना है, जो खरीदते उसकी जानकारी ले सकते हैं। एक में था माल कितना पुराना है, दूसरे में था क्या जहां है जैसा है वहीं से उठाना है। एक में था माल कितना पुराना है, दूसरे में था क्या जहां है जैसा है वहीं से उठाना है। तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है, और ठहाका और ताली चौथी लाइन में उठाना मित्रों। तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है, और चौथा जानना चाह रहा था क्या एक बार ट्रायल करने की परमिशन है। पिताजी को लगा मामला तो संगीन होता जा रहा है, पिताजी को लगा मामला तो संगीन होता जा रहा है। अच्छा खासा नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा लगता है बिगड़ी हुई मशीन होता जा रहा है। इसलिए पिताजी ने अखबार को उसकी गलती के मामले में कंप्लेंट दर्ज कराई। अखबार ने भूल सुधार की और अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई। अखबार ने भूल सुधार की, अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। अब असली कविता मित्रों शुरू होती है। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, महोदय कौन है आप? वो बोला, पढ़ी लिखी जवान बेटी का गरीब बाप। अब अगर कविता के स्तर पर अच्छी हो तब भी आपकी तालियां चाहिए। ठहाके आपने लगा लिए, अब व्यंग की असली बात भी होनी चाहिए। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, महोदय कौन है आप? वो बोला, पढ़ी लिखी जवान बेटी का गरीब बाप। आपने सूचना निकाली है कि आपका नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा किराए के लिए खाली है। आपने सूचना निकाली है कि आपका नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा किराए के लिए खाली है। हालांकि मैं आपको मुंह मांगी रकम कभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन वादा करता हूं कि अपना घर द्वार बेचकर कम से कम साल 2 साल के लिए किराए पर अवश्य ले पाऊंगा। अल्लाह बैठे हैं देश के सबसे बड़े व्यंग्यकार। हालांकि मैं आपको मुंह मांगी रकम कभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन वादा करता हूं कि अपना घर द्वार बेचकर कम से कम साल 2 साल के लिए किराए पर अवश्य ले पाऊंगा। अगली पंक्तियां अगर आपके हृदय को और झकझोरें तो आप और अच्छी तालियां दीजिएगा। हालांकि मैं आपको मुंह मांगी रकम कभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन वादा करता हूं कि अपना घर द्वार बेचकर कम से कम साल 2 साल के लिए किराए पर अवश्य ले पाऊंगा। आप मुझे हताश मत कीजिएगा, इस गरीब बेटी के बाप को निराश मत कीजिएगा। आप मुझे हताश मत कीजिएगा, इस गरीब बेटी के बाप को निराश मत कीजिएगा, क्योंकि इससे मेरा कल्याण हो जाएगा। भले साल 2 साल के लिए ही सही, पर एक निर्धन बेटी को सुहाग तो मिल जाएगा। भले साल 2 साल के लिए ही सही, पर एक निर्धन बेटी को सुहाग तो मिल जाएगा। और मेरी समझदार बेटी
व्यंग्य करुणा तक पहुंचना चाहता है और आपकी संवेदनाएं आमंत्रित करता है। और मेरी समझदार बेटी आपका पूरा किराया अदा कर जाएगी, और मेरी समझदार बेटी आपका पूरा किराया अदा कर जाएगी, और आपका इशारा पाते ही स्टोव से जलकर मर जाएगी। और मेरी समझदार बेटी आपका पूरा किराया अदा कर जाएगी, और आपका इशारा पाते ही स्टोव से जलकर मर जाएगी। तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा, अपने बेटे को दूसरी जगह उठा दीजिएगा। तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा, अपने बेटे को दूसरी जगह उठा दीजिएगा, क्योंकि दहेज के मौसम में आजकल ऐसे भी दिन आने लगे हैं कि माँ बाप अपने विवाह योग्य बेटे को किराए पर उठाने लगे हैं। बहुत अच्छी बात। क्योंकि दहेज के मौसम में आजकल ऐसे भी दिन आने लगे हैं कि माँ बाप अपने विवाह योग्य बेटे को किराए पर उठाने लगे हैं, और गरीब माँ बाप की बेटियाँ इसी तरह अपनी गरीबी का प्रायश्चित करती रहती हैं। इसीलिए तो शादी के बाद बहुत जल्द स्टोव से जलकर मरती रहती हैं। स्टोव से जल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। एक बार जोरदार तालियों के साथ सर्वेश अस्थाना जी का सम्मान करें। बहुत बहुत श्रेष्ठ पारी आज के हमारे प्रारंभिक रचनाकार, और बिल्कुल आज की रॉबिन उथप्पा वाली उन्होंने मैच विजेता पारी खेली है। उन्हें एक बार जोरदार तालियों के साथ आप उनका सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और मित्रों, आइए, इस कार्यक्रम का नाम है ठहाके, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, देश के जिस रचनाकार को आपके बीच बुलाने जाता हूं। जब कहीं विषम स्थितियां राष्ट्र की हो, कहीं ठहाके मुस्कुराहट की बात करने के बजाय विसंगतियों पर जब हंसने का मन करता हो, जब विसंगतियों पर चोट करने का मन करता हो, कोई युवा कवि जिसकी उम्र अभी प्यार के गीत लिखने की हो, वो कहीं राष्ट्र की वेदना देखता हो, उसकी कलम से जब कैसी रचनाएं निकलेंगी, उनके बारे में सिर्फ ये कहता हूं कि माँ मेरे गूंगे शब्दों को गीतों का अरमान बना दे। परवेश भाई देखें कि माँ मेरे गूंगे शब्दों को गीतों का अरमान बना दे, शब्द मेरे बन जाए कन्हई फिर मुझको रसखान बना दे, मैं खुसरो के घर का बालक तुलसी के आंगन का पाला, इन चरणों की धूल मेरी रचनाओं की पहचान बना दे। खुदगर्जी ने मेरी धरती टुकड़े टुकड़े बांट दिए हैं, इन टुकड़ों को जोड़ के भैया सुगरा हिंदुस्तान बना दे। जोरदार तालियों के साथ देश के उस कवि को जो क्रांति के शहर मेरठ से हमारे बीच आया है, बहुत ही अच्छा ओजस्वी रचनाकार हैं, लेकिन ओज के लिए मैं चाहता हूं एक बार मुखर होकर थोड़ा सा आशीर्वाद दें। आपकी उम्र का कवि है, एक बार तालियां जोरदार आपकी आनी चाहिए। भाई सौरभ सिंह। सर्वप्रथम माँ भारती को नमन करता हूँ, माँ सरस्वती को नमन करता हूँ, इस पावन प्रांगण को नमन करता हूँ, माँ पद्मावती का आवाहन करता हूँ। उपरांत चेयर पर बैठे हुए सभी चेयरमैनों को, खड़े हुए खुददारों को, जमीन पर बैठे हुए जमींदारों को और गद्दे पर बैठे हुए गद्दारों को विशेष नमन करता हूं। और माइक पर खड़े हुए मक्कारों को हम भी नमन करते हैं। मित्रों, ये सरस्वती का मंदिर है और